बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में ये प्रेवलेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता कैसे है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी बच कैसे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी काजेज क्या है। काजेज मैं आमतौर पे आपको समझाऊं तो उसके जरासीम कौन सा है, किसका उसका नाम क्या है, उसको छोड़ने की बजाय आप ये समझें कि ये मच्छर से पैदा होता है। ठीक है, मच्छर जो है वो उस जरासीम को अपने अंदर कैरी करके जब आपको काटता है तो वो फिर इंजेक्ट कर देता है उस जरासीम को आपके अंदर, डेंगू के जरासीम को। ठीक है, काजेज क्या है उसकी। एडीज इजिप्टाई है एक, ठीक है, एडीज इजिप्टाई मच्छर है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप देखें बड़ा सा मच्छर होगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर के जो है ना पैचेस होंगे, ठीक है, टीके लगे होंगे व्हाइट कलर के, तो वो एडीज इजिप्टाई है। ठीक है, वो काज कर सकता है। और वो होता कहाँ पे है, जहाँ पे फ्रेश वाटर हो, ठीक है ना, 24 to 48 आवर्स का पानी जहाँ पे खड़ा हो तो वहां पे ये होता है। ठीक है, एडीज इजिप्टाई फ्रेश वाटर में पाया जाता है। खासतौर पे जब आप एसी का पानी जब आपकी एक बकेट में जा रहा होता है, अगर वो ओपन है तो उसके अंदर वो हो सकता है। या इसी तरह जो आपके इवन टॉयलेट्स के जो है ना, जो गटर के वो ढकने हैं, उनके ऊपर जो वो जो है ना पिट्स बनी होती हैं, उनके अंदर अगर पानी जमा हो जाए तो उसमें भी जा सकता है, उसमें भी पैदा हो सकता है वो मच्छर। और फिर उसी तरह वो ये जी इसके बारे में कहा जाता है आमतौर पर सुबह या इवनिंग के टाइम में ये बाइट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको भूख लगेगी जब भी, तब वो अपने शिकार की तलाश में निकलेगा और बाइट करेगा ह्यूमंस को। ठीक है, अच्छा जी, उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। साइन एंड सिम्टम्स में उसको हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी कि 102 से ऊपर तक 105 तक भी जा सकता है ये फीवर। ठीक है, इवन इससे भी अबव जा सकता है। ठीक है, ये इसकी जो है ना साइंस होंगे। अच्छा, इसमें अलामात क्या होंगी। अलामात इसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर, यानी कि ये हड्डियों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है जब ये फीवर होता है। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, आपको भूख नहीं लगती है आपको। ठीक है, आंखों के में जलन का एहसास होता है या दर्द फील होता है आपको। ये इसकी अलामात हैं। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सिंपल ट्रीटमेंट है इसकी पैनाडोल। ठीक है, पैनाडोल और फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब पानी। ठीक है, फ्लूइड्स वो आप अगर पानी जो है ना पेशेंट नहीं पी पा रहा इतना पानी, तो उसको ड्रिप में लगवाएं। ठीक है, ड्रिप चाहे 2 से 3 दफा भी दिन में लग जाए तो कोई इशू नहीं है। उसका फ्लूइड लेवल मेंटेन होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हमारी नालियों के अंदर ब्लड होता है हमारा, वो लीक आउट कर जाता है बाहर। अब उन नालियों के अंदर हमने ब्लड को मेंटेन रखना है, ब्लड की क्वांटिटी को या मिकदार को हमने बराबर रखना है वहां पे। तो उसके लिए जब हम फ्लूइड्स देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो फ्लूइड जो है ना, वो ब्लड की जो कमी होती है उसको रिप्लेस कर देता है जाके, जिससे वो सिस्टम बरकरार रहता है आपका। ठीक है, पैनाडोल प्लस फ्लूइड्स। अच्छा, ट्रीटमेंट में पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, डेंगू फीवर इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। मैक्सिमम यानी कि 100 लोगों को अगर हो तो एक बंदे की डेथ हो सकती है मैक्सिमम, अगर हो तो, नहीं तो वो भी रिकवर हो जाता है। अब परेशान कब होना है आपने। हमारे जो है ना प्लेटलेट्स हैं, बेसिकली ये प्लेटलेट्स को जो है ना वो अफेक्ट करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे जो है ना 1.5 लाख से लेके 150,000 से लेके 400K तक होते हैं, यानी 4 लाख तक होते हैं हमारे प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली। ठीक है, अगर ये यानी कि इसका मिनिमम लेवल है 150,000 प्लेटलेट्स का। अगर ये 1 लाख तक भी आ जाएं, ठीक है, अगर ये 1 लाख तक भी आ जाए तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। समझें इस बात को, अगर 1 लाख तक भी आ जाते हैं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सिंपल पैनाडोल और फ्लूइड्स, ठीक है, ये आपने देने हैं उसको। अच्छा जी, 50,000 पे आ जाए तो, ठीक है, 50,000 पे आ जाए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 50,000 पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी अब पेशेंट को क्या होगा, बिल्कुल परेशान पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे भी सब्र करना है आपने। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना। ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रखना है। ठीक है, और उसको फ्लूइड्स देते रहना है। अच्छा, अब अगर 50,000 से नीचे आना शुरू होते हैं प्लेटलेट्स आपके, ठीक है, तब भी परेशान नहीं होना आपने। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने डोनर ढूंढना है। ठीक है,
डोनर जो आपको ब्लड दे सके, प्लेटलेट्स अपने दे सके, हेल्दी डोनर हो जो, वो ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि उसके ब्लड की जरूरत हमें पड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आमतौर पे होता यह है कि 50,000 मिनिमम तक आते हैं, उसके बाद इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर 50,000 से नीचे तक आते हैं प्लेटलेट्स आपके, तो आपने डोनर ढूंढना है जिससे आप ब्लड ले सकें टाइम पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे, टाइम पे। ठीक है, अब मिनिमम लेवल कहां पे है? 10,000 तक अगर आ जाते हैं आपके प्लेटलेट्स, 10,000 तक, तब आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी मौत नहीं होती, बंदे की, पेशेंट की मौत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर 10,000 के साथ आपने जो है ना कुछ टेस्ट किए हैं, यानी कि कुछ तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या करते हैं, टॉर्निके बांधते हैं आपको यहां पे। ठीक है, उसमें अगर 20 से ज्यादा आपका जो है ना स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसमें यानी कि जैसे सुई हम चुभोते हैं ना, हल्का सा एक स्पॉट बन जाता है रेड कलर का, अगर 20 से ज्यादा स्पॉट बन जाते हैं या 20 तक बन जाते हैं, तब आप खतरे में हैं। ठीक है, तब आपको जो है ना प्लेटलेट्स की रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तब आपको ब्लड लग सकता है। ठीक है, प्लेटलेट्स लग सकते हैं आपको। लेकिन अगर वो पैचेस नहीं बनते तब भी परेशान नहीं होना आपने, कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर यानी कि 10,000 से लो हो जाते हैं या 10,000 पे ही ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो जाती है, नोज से, पेशाब के रास्ते से या कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तब फिर वरीसम है, आप लोगों के लिए परेशान होने वाली बात है। लेकिन उसमें भी चांस ये हो सकता है कि पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर जाए, ठीक हो जाए, अच्छी मैनेजमेंट अगर उसकी की जाए। लेकिन 10,000 पे फिर जब ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए, थोड़ा उस वक्त डिफिकल्ट हो जाता है, खतरे का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी जो इसमें जो है ना नेचुरल रेमेडीज हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी पपीता पी लें, तो यानी कि ये चीजें करते रहें, उसमें कम से कम विटामिन तो होंगे ना। अगर वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा आपको कि जी प्लेटलेट्स आपके बढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन विटामिन ऐसे जरूर होंगे जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ने में हेल्प आउट करेंगे, यानी कि उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं डिस्कस इसकी प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन इसकी सिंपल है। एक तो हाफ स्लीव्स जो है ना शर्ट के साथ बाहर ना घूमे। ठीक है, बाहर ना घूमे, हाफ स्लीव शर्ट के साथ फुल कपड़े, फुल बाजू वाले अपने कपड़े, शॉर्ट्स में भी ना घूमे, फुल बाजू वाले अपने और पूरे कपड़े पहने। ठीक है, पहली प्रिवेंशन तो इसकी ये हो गई। दूसरा फिर क्या करना है आपने कि आपने मॉस्पिल वगैरह या जो ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उनको लगाना है, घरों में स्प्रे करवाना है। ठीक है, या जो कॉयल, वो जलेबी जिसको हम आजमाबाद में कहते हैं, तो उसको जलाना है ताकि मच्छर वहां पे आए ही ना। दरवाजे अपने बंद रखें, यानी कि खास तौर पे असर की नमाज के बाद ना दरवाजे बंद कर दें अपने। ठीक है, उससे ये होगा कि मॉस्किटोज तकरीबन बाहर ही रहेंगे और अंदर नहीं होंगे, क्योंकि लाइट पे मॉस्किटोज ज्यादा अंदर आते हैं। असर से पहले तक जो सूरज की रोशनी होती है वो उसी के अंदर ही रहते हैं, उनको लाइट वो वाली ज्यादा लग रही होती है। लेकिन असर के बाद जो ही जो है ना सूरज ढलने लगता है, तो रूम्स के अंदर जब आप लाइट्स को जला देते हैं तो फिर उनको ज्यादा लाइट अंदर की तरफ लगती है, तो मच्छर अट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, या फिर वो मॉस्किटो किलर जो एक लाइट मिलती है उसको लगाएं घर के अंदर, ताकि जो है ना उससे भी जो है ना बचत हो सके आपकी। दूसरा फिर क्या करना है, अगर किसी को बाइट कर लेते हैं और उसको अलामात आना शुरू हो जाती हैं फीवर की, तो क्या करना है आपको, उसको नेट के अंदर रखना है। ठीक है, नेट, मॉस्किटो नेट जो अवेलेबल है बाहर, मच्छरदानियां जो अवेलेबल हैं उसके अंदर पेशेंट को रखना है। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि ये जो पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है, इसके अब इसको मच्छर अंदर नहीं आ सकता नेट के, तो इसको काटेगा नहीं और दूसरों को भी नहीं फैलाएगा। ठीक है, तो इससे बाकी फैमिली की और बाकी मोहल्ले की प्रिवेंशन के लिए आपने इसको नेट के अंदर रखना है। ठीक है, हॉस्पिटल चले जाएंगे तो वहां तो ऑलरेडी नेट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे आपको जो है ना नेट के अंदर नेट मिल जाएगा, तो पेशेंट को आप रख सकते हैं। लेकिन अगर घर में रखा हुआ है तो फिर नेट घर में ही अरेंज कर लें। ठीक है, वहां पे ही लुक आफ्टर करते रहें उसकी। दूसरी प्रिवेंशन क्या करनी है आपने कि जो है ना इसमें पूरा जेनरस तरीके से आपने हेल्प आउट करना है। किसी को अगर ब्लड की जरूरत है, ठीक है, एक नॉर्मल बंदा उसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसके अब टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जो पहला टेस्ट है इसका NS1 हम इसको कहते हैं, जो कि जो है ना बिल्कुल ही कंफर्म आपको बताएगा कि जी डेंगू है या नहीं है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है, NS1 जो है उसकी जगह पे हम CBC कराते हैं, CBC फॉर डेंगू। ठीक है, ये आमतौर पे 90 रुपए का या 100 रुपीज का हो जाता है ये टेस्ट। लेकिन आजकल इसमें कुताहियां थोड़ी सी ये आ गई है कि जी 24 आवर्स के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी, आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, ID कार्ड चाहिए। वो देख लें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे फिर 24 आवर्स तक वेट करेंगे। हालांकि इसको कम से कम टाइम होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इमरजेंसी की सूरत में ये वाला टेस्ट होना चाहिए।
होना यही चाहिए हुकूमत के इसके ऊपर एक्शन ले अगर तो। अदरवाइज जो लोग पे अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर नॉर्मल सीबीसी एक अपना भेज दो, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, प्लेटलेट्स का काउंट वगैरह हम देख लेंगे उसको। जो लोग अफोर्ड और ज्यादा कर सकते हैं वो फिर डायरेक्टली NS1 करा लें। ठीक है, इसमें फिर पॉजिटिव या नेगेटिव IgG IgM पॉजिटिव आता है या नहीं आता, NS1 एलाइजा। ठीक है, इसमें IgG IgM को देखना है हमने। जो फर्स्ट डे से लेके ये वाला टेस्ट पॉजिटिव होता है, अगर डेंगू खुदा ना खास्ता है तो डे 1 से ये वाला टेस्ट पॉजिटिव होता है, आप इसको कराएंगे तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा वही होगा फिर। ठीक है, और 1 टू लेके 7 डेज तक जो है ना IgM पॉजिटिव रहता है। ठीक है, IgM पॉजिटिव रहता है, उसके बाद फिर ये IgG भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है इसका। ठीक है ना, बहरहाल क्योंकि डेंगू अगर अलामात आना शुरू हो गई हैं इसकी, तो ये 1 to 7 डेज में NS1 पॉजिटिव आ जाएगा। ये आप टेस्ट करा सकते हैं, या CBC फॉर डेंगू भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और ID कार्ड कुछ लैब्स का डिफरेंट है। बहरहाल अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर इस ऑप्शन को अपनाएं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर इस ऑप्शन को अपनाएं। ठीक है, और सबसे मेन चीज जो है, इस बारे में पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेंगू हो गया तो कुछ नहीं होता। ठीक है, और 99% जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। हाँ, उसके बाद जो उसकी जो है ना आफ्टर डिजीज जो सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, वो थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। उसमें कुछ अरसे तक, 6 महीने तक, साल तक आपको यानी कि कमजोरी महसूस हो सकती है, नकात महसूस हो सकती है, कुछ और 2-4 सिम्टम जाहिर हो सकती हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली रिकवर कर जाती हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।